फजर रात के इस पहर अपने घर के आलीशान से कमरे में नरम गर्म कालीन पर बैठा अरसल ज़ेर लब बुढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या उसने सच कहा था? क्या एक ही दिन में उसकी शादी भी हो गई थी? क्या सच में उसने फजर को हमेशा के लिए गंवा दिया था? हजारों सवाल किसी अजदहे की तरह डसने लगे। उसका पाँव पकड़ना याद आया और अपना छुड़ा लेना। उसका तड़प कर अपनी तरफ बढ़ना याद आया और गार्ड्स का उसे धक्के देकर बाहर निकालना। लुटी पुटी सी हालत लिए कमरे में सोग बनाता अरसल बुरहान इस वक्त बेतरह तड़प रहा था। उससे बुरा लगता था जब कोई फजर का क्लास फेलो उसे मैसेज भी कर देता था, जब वो किसी का काम कर देती थी, जब कोई कोलीग उसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेता था। उसे सब जहर लगते थे। वो किसी को फजर के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर खुद क्यों इतनी आसानी से उसे गंवा दिया? क्या वो मजीद जिद नहीं कर सकता था? क्या खानदान ज्यादा अहम था? उसे हमेशा इज्जत और अदब सिखाया गया था। उसे बताया गया था कि जो बुरहान गर्देजी ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर उसे वैसे ही करना था। फिर मोहब्बत क्यों अपनी मर्जी से कर ली थी तो खड़ा क्यों नहीं हो पाया था? वो किसी की हो चुकी थी, किसी और की वाइफ थी। अरसल ने अपने बाल नोच डाले, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो तो हमेशा उसका इंतजार करने का कहती थी। क्यों उसने एक ही रात में शादी कर ली थी? वो जो खुद को इसके नाम लिख चुकी थी, कैसे किसी और का नाम अपने साथ जोड़ लिया था? गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था। बेबसी थी। दिल को किसी करवट आराम नहीं था। वो उसे फ़ोन कर रहा था पर नंबर बंद जा रहा था। वो कभी एक घंटे के लिए भी नाराज़ नहीं रही थी, फिर अब कैसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था? गहरा पछतावा था और अरसल बुरहान के पास अब बस यही बचा था, और उससे अरसल बुरहान को सारी उम्र झेलना था। रात के 9:30 बजे का वक्त था। गाड़ी तेज़ी से भीगी कुशादा चेहरा पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक बज रहा था और जुनैद ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था, जबकि विलियम साथ वाली सीट पर बैठा। फजर को छोड़ने के बाद वो निकाहनामा लेकर सीधा वहां गया था जहां से उसे मोहब्बत चाहिए थी, पर धुतकार मिली थी। उसका सीना फखर से फूला हुआ था। उसने सोचा नहीं था कि वो इस धुतकार के बदला इतनी आसानी से ले लेगा। क्या कहा था आपने? कि वो मेरा मुल्क था जहां आपकी बेटी ने मेरे डैड से शादी की। यही कहा था ना कि मैं यहाँ किसी मुसलमान लड़की से शादी करके दिखाऊं? देखें, मैंने कर ली। वो हंसा और हंसता चला गया। उसके सामने बैठे बूढ़े वजूद की आंखों और चेहरे पर बेयकीनी रकम थी। वो बूढ़े वजूद को इसी सदमे में गरक छोड़ कर आया था और अब हीटर की गरमाइश में ऊंची आवाज़ में चलता म्यूज़िक मसरूर कर रहा था। एयरपोर्ट बस आने ही वाला था जब जुनैद ने म्यूज़िक आहिस्ता किया और उसकी जाने मुतवज्जे हुआ, जो इस निकाहनामे को हाथों में फैलाए चमकती आंखों से देख रहा था। ये उसके लिए हथियार था और अभी उसे इस हथियार से काफ़ी जंगें लड़नी थी। विलियम, तुम वापस कब आओगे? जुनैद के उभरते सवाल पर उसने निकाहनामा तय किया और जैकेट की अंदरूनी जेब में अड़स लिया। सर पर कैप थी, जबकि हेडफोन इस वक्त बैग में थे। सारा सामान अच्छे से पैक हुआ गाड़ी की डिग्गी में रखा था। मैं वापस क्यों आऊँगा? क्या मतलब क्यों आऊँगा? अपनी वाइफ के बारे में क्या ख्याल है? वाइफ लफ्ज़ पर उसके लबों को शरीर से मुस्कान ने छुआ। खा जाने वाली आंखों से घूरती फजर तसव्वुर के पर्दे पर लहराई। दिल गुदास हुआ और उससे कोई जवाब नहीं बन पाया। कई लम्हे खामोशी छाई रही, फिर आहिस्तगी से बोला, उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। कतई आंखों की चमक मान पड़ गई। और तुम्हें? जुनैद जरा सी गर्दन मोड़ कर देखता और फिर नजरें सामने सड़क पर जमा देता। मुझे भी नहीं। तो क्या तुम दोनों सारी उम्र ऐसे ही रहोगे? हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब उभरा। वो अब फोन निकाले नोटिफिकेशन देख रहा था। विलियम, तुम कब वापस आओगे? डैड गुस्सा है। निसा, विलियम की छोटी बहन का मैसेज था। डिफॉल्ट पीस, अगर डैड को पता चला तुम पाकिस्तान गए हो तो मुझे वो जिंदा दफना देंगे। जॉर्ज, विलियम का बड़ा भाई का भी मैसेज था। वो जेर लब मुस्कुरा दिया। तुम किसी और से शादी नहीं करोगे? जुनैद की आवाज़ उभरी और स्क्रीन पर फिसलता उसका अंगूठा साकेत हुआ। फिर वो जुनैद की जानिब मुड़ा। मेरा चेहरा देखो। वो जुनैद की जानिब झुका, दाहिना हाथ बढ़ाकर कैप खींच कर उतार दी। गहरे भूरे बाल माथे पर आ गिरे। कौन कहता है बाल सिर्फ औरत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं? कोई पूछता विलियम जोसेफ से। उसकी आधी दुनिया उसके बाल थे और आधी दुनिया उसकी वो कथई आंखें और उसका चेहरा। हाँ, तो वो पूरी कायनात था। देखो मुझे गौर से। वो संजीदा था। जुनैद की जानिब रुख किए बैठा था। उसके यूँ पूछने पर जुनैद को हैरत हुई। वो अबरू सुकेड़े उसे देखे गया। तुम्हें मैं इस हसीन शक्ल से गधा लगता हूँ जो शादी करके अपनी जिंदगी खराब करूँगा? उससे बाएं हाथ की शहादत की उंगली चेहरे के गिर्द घुमाई। उसके यूं कहने पर जुनैद का पूरा मुंह खुल गया।
وہ جو آج دن میں کی ہے وہ کیا برتھ ڈے پارٹی تھی؟ وہ جل بھن کر بولا۔ اسے سارا دن خوار کر کے وہ کس قدر آسانی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بس ذرا سا فجر کا عکس ابھرا۔ وہ دماغ سے کیوں چپک رہی تھی؟ ولیم کی بھویں سکڑنے لگی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہو بیٹھا، کیپس دوبارہ سر پر جما لی۔ ہاں بولو۔ میں نہیں جانتا، 3 لفظ جواب دے کر جان چھڑا لی گئی۔ دیکھو بھائی، ہمارے ملک کی لڑکی نے ہم سب کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے، اور تم بھی فٹافٹ اس کے لیے مسلم ہو گئے، اور اب تم دونوں ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھا، جبکہ ولیم خاموش رہا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا۔ تم کچھ بولو گے؟ پلیز شٹ اپ۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ جنید نے تعصب سے گردن ہلائی۔ تم انگریزوں پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات اسے بتانی تھی۔ اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ ولیم صاحب، اس کی خوبصورتی کے آگے تم بچ گئے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا، اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دو۔ تم اس کی خوبصورتی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی بیوٹی ان ریڈ، کبھی بیوٹی ان پرپل، تو کبھی بیوٹی ان بلیک۔ منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میری کیا مجال جو میں اس جیسی تیکھی تلوار کو دیکھ بھی لوں۔ حلال ہونے کا شوق نہیں مجھے۔ بیوٹی ان بلیک نہیں، بیوٹی ان وائٹ۔ کان کو جا کر تصحیح کی گئی۔ چہرے کو پھر سے دلکش مسکان نے چھو لیا۔ وہ بیوٹی ان وائٹ اس کی بیوی تھی۔ دل کیوں کر رہا تھا بیچ سڑک گاڑی روک کر رقص کرنے کو۔ یہ صرف جیتنے کی خوشی تو نہیں تھی۔ وہ اب گاڑی کے شیشے پر کوہنی ٹکائے، پہلی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے مسکراہٹ چھپا رہا تھا، جبکہ جنید غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ 40 منٹ بعد وہ اپنی فلائٹ پہ بیٹھا تھا۔ جیسے جہاز نے اڑان بڑھی، ولیم نے ایک آخری نظر چمچماتے شہر کو دیکھا۔ اسی شہر میں وہ رہتی تھی فجر معراج، ولیم جوزف کی اکلوتی بیوی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی سے جھانکتا رہا۔ فجر کے ساتھ گزرے دن کا ایک ایک لمحہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ پھر اس نے تھک کر سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس جا رہا تھا، وہ دنیا جہاں اذیتیں تھیں، درد تھا، سب کچھ تھا۔ اس کی فلائٹ 14.5 گھنٹے کی تھی۔ رات 10:30 بجے اڑنے والی یہ فلائٹ اگلے دن 1 بجے کے قریب ایڈنبرگ پہنچتی۔ اس نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جمائے، اور پھر چھوٹی سی ٹیپ نکال کر ہیڈ فون سے جوڑ دی، اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اور انسان اتنا پاگل ہے کہ اگلے انسان کو تکلیف پہنچا کر اس سے بدلہ لے کر سکون محسوس کرتا ہے، وہ سکون جو وقتی ہوتا ہے۔ تو پھر تم پر ولیم، اپنی وائف کو چھوڑ آئے۔ کتنی خاموشی سے وہ وارد ہوتی تھی۔ اس پل وہ ولیم کو اپنی شہرک جتنا قریب لگی۔ ویسے ہی چھوڑ دیا حالات کے رحم و کرم پر، جیسے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو چھوڑا تھا۔ ولیم نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کسی رسالے کی ورقگردانی کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس سے اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں بننا تھا، تبھی تو وہ فجر کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ تم اپنی چیزیں تک نہیں چھوڑتے۔ تم اپنی وائف کیسے چھوڑا ہے ولیم؟ آواز میں استہزاء تھا، طنز تھا۔ آج تو ہیڈ فون بھی اس کی آواز کو نہیں روک پائے تھے۔ وہ بے چین ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھا۔ اس سے ولیم کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں ایک چہرہ گرا دیا۔ اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ولیم کا سکون برباد کر کے وہ جا چکی تھی، اور کئی گھنٹے جاگتے رہنے کے بعد وہ جس قدر تھکا ہوا تھا سو گیا، پرسکون نیند۔ اور جب آنکھ کھلی تو جہاز ایڈنبرگ میں لینڈ کرنے والا تھا۔ اس سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے، اور ایڈنبرگ میں درجہ حرارت اس وقت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ آج کل درجہ حرارت رات میں 1 سینٹی ڈگری تک گر جاتا تھا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا، سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی سب بدلا سب روشن روشن کیوں لگ رہا تھا۔ حالانکہ صبح کے 8 بجے بھی ایڈنبرگ میں رات کا سما تھا۔ سرمئی اندھیرا چاروں جانب پھیلا تھا۔ یہ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جیکٹ پہنتا کھڑکی سے ہٹ گیا، اور پھر 20 منٹ بعد ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ یونائٹڈ کنگڈم کا 6واں مصروف ترین ایئرپورٹ، جس کی بھوری عمارت پر بڑا سا ایڈنبرگ ایئرپورٹ لکھا تھا۔ وہ جگہ جہاں اسکاٹ لینڈ دنیا سے ملتا تھا، یا دنیا اسکاٹ لینڈ سے ملتی تھی، یہ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر ایڈنبرگ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے جو اسکاٹ لینڈ میں ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہ اپنی تاریخ، ثقافت اور فنون لطیفہ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو تاریخی قلعے، خوبصورت مناظر اور ثقافتی میلوں کا تجربہ کرنے کو ملے گا۔ شہر کی خوبصورتی میں اس کی قدیم عمارتیں، باغات اور پہاڑی علاقے شامل ہیں، جیسے آرتھر سٹ، جو ایک مشہور پہاڑی ہے
جغرافیائی طور پر ایڈنبرگ ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے جس کے گرد پہاڑ اور گھرے جنگلات ہیں۔ ایڈنبرگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو ادب کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے مشہور ادیب پیدا ہوئے جیسے رابرٹ برسن، آرتھر کونن اور جے کے رولنگ۔ جی ہاں، ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ۔ ایڈنبرگ اولڈ اسموکی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اولڈ اسموکی کہنے کی وجہ شہر کی تاریخی اور ثقافتی خصوصیات ہیں۔ یہاں کی گلیاں اور عمارتیں کئی صدیوں کی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں، اور ایڈنبرگ کے قدیم طرز تعمیر میں اکثر دھوئیں کا اثر ہوتا تھا، خاص طور پر جب کوئلے کے چولہے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اسموکی کا لفظ اس شہر کی روایتی اسکاچ وسکی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو کہ دھوئیں دار ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی ایڈنبرگ کی ایک خوبصورت صبح میں ولیم کندھے پر بیگ ڈالے، ہاتھ میں فون پکڑے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے کیری تھامے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں ہو؟ اس کا انگوٹھا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا، جبکہ ویٹنگ ایریا سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی گاڑی کھڑی تھی، چمچماتی مرکری رنگ کی کار جس کی چھت کھلی تھی۔ سیاہ چمکتے پہیوں والی کار پوری شان و شوکت سے کھڑی اترا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیل بیٹھا تھا، جینز شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر کو کانوں پر لپیٹے اور سر پر گرم ٹوپی اوڑھے وہ ولیم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر آتے ولیم پر پڑی، وہ چلتا ہوا گاڑی کا دروازہ پھلانگ کر باہر نکلا اور تیزی سے اس کی جانب لگوا۔ اگلے لمحے وہ اس سے چپکا کھڑا تھا، دونوں بازو اس کے گرد جمائے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ مسرور سا بولا۔ اسے ولیم بہت عزیز تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ چہرہ اس کے کندھے پر ٹکائے کسی حسینہ کی طرح اسے چپکا ہوا تھا، جبکہ ولیم کے ہاتھ پہلو میں ہی رہے۔ اس سے نیل کے گرد اپنے بازو نہیں پھیلائے تھے۔ پیچھے ہٹو، تمہارے جسم سے اٹھتے بدبو کے بھبوکے مجھے قے آ جائے گی، وہ بے مروتی سے بولا تو نیل منہ بناتا اس سے الگ ہو گیا۔ گاڑی کو دیکھتے ولیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہینڈ کیری کو وہیں چھوڑتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا، ہاں اس کی گاڑی کا نام بیلا تھا، اور اسے وہ بہت عزیز تھی، حد سے زیادہ، نیل سے بھی زیادہ۔ اب وہ گھوم پھر کر چاروں جانب سے بیلا کا معائنہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی خروش تو نہیں، جبکہ نیل کمر پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھ رہا تھا۔ 20 دنوں بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اور ولیم کو اس سے زیادہ اپنی بیلا کی پرواہ تھی جو وہ نیل کے حوالے کر کے گیا تھا۔ کندھے پر لٹکا بیگ ولیم نے اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ گاڑی بالکل اسی حالت میں تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت بڑے کمینے ہو تم، دوست سے زیادہ یہ گاڑی عزیز ہے جس نے 20 دن اس کا خیال رکھا۔ نیل بولے بنا نہ رہ سکا۔ نہ بولتے تو پیٹ میں مرور اٹھنے لگتے۔ ایشیائی نین نقش والا نیل ایک انڈین لڑکا تھا۔ لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے، اور کئی ستائشی نظریں بیلا کی جانب اٹھی۔ ولیم ان تمام نظروں سے اچھے سے واقف تھا، کیونکہ اس نے یہ گاڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ جانتے ہیں کیسے حاصل کی تھی؟ چلے لمبی کہانی ہے، آگے راز کھلے گا۔ مسکراہٹ ولیم کی آنکھوں تک محدود رہی، ہونٹوں تک آنے کی گستاخی نہیں کی۔ اگلے ہی پل وہ اچھلا اور گاڑی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن بھی میں نے اسے باہر نہیں نکالا، گیراج سے ابھی لے کر آیا ہوں۔ نیل نے اس کا ہینڈ کیری اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا، اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہ اندر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ولیم ابھی تک خاموش تھا۔ اب جلدی سے مجھے اچھا ناشتہ کرواؤ، تمہاری وجہ سے صبح صبح یہاں ایئرپورٹ پر جھک مار رہا ہوں، اس سے بیٹھتے ہی فرمائش کی۔ یوں بھی اسے ولیم سے اس دورے کے سب قصے سننے تھے۔ گھر چلتے ہیں، ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اکثر سفر سے واپس آتا تو تھکا ہوتا تھا، پر آج نہیں تھا۔ جانے کیوں ایک نئی انرجی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ او بھائی، خدا کا خوف کر، گھر کے نام پر نیل بدک گیا۔ تمہارے اس محل جیسے گھر میں مجھے اس وقت جانے کا کوئی شوق نہیں ہے جب تمہارا ڈریکولا جیسا باپ وہاں موجود ہو۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ نیل کو مسٹر جوزف نہیں پسند تھا، اور مسٹر جوزف کو تو نیل زہر لگتا تھا۔ اسی لیے نیل مسٹر جوزف کی موجودگی میں وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ کسی کافی شاپ چلتے ہیں، گرم گرم کافی پئیں گے، کافی ٹھنڈ ہے۔ اس سے اپنے ہاتھ مسل کر گرمائش پیدا کی، جبکہ منہ سے اٹھتی بھاپ ایڈنبرگ کو اسموکی بنانے کی ایک اور وجہ لگ رہی تھی۔ جب وہ نیل منہ کھول رہا تھا، سفید دھوئیں نما بھاپ منظر کو دھندلا سا کر دیتی تھی۔ اس سے ڈیش بورڈ پر موجود بٹن سے دبایا، اور گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی چھتری کی طرح کھلتی جالی نما چھت ان کے اوپر سے گزر کر سامنے ڈیش بورڈ میں فکس ہو گئی، اور اگلے ہی بیلا فراٹے بھرتی گہری سرمئی رنگ کی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی صبح ایئرپورٹ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مارٹ فیلڈ میں واقع جوزف پیلس پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔
وکٹورین طرز کا بنا یہ پیلس اپنے اونچے اونچے مینار اور بے پناہ کھڑکیوں کے باعث دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر بات کی جائے مور فیلڈ کی تو یہ ایڈنبرگ کا ایک مشہور علاقہ ہے جو خاص طور پر اپنی رگبی اسٹیڈیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مورے فیلڈ ایک رہائشی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں وکٹورین اور ایڈورڈین طرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں کے گھر عموماً کشادہ ہوتے ہیں اور اس میں باغات بھی ہوتے ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پر گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں اور تقریباً ہر گھر کے گرد اپنا ایک باغ ہوتا ہے۔ ایسے ہی 1 ایکڑ پر بنے اس ہرے بھرے سے باغ میں جوزف پیلس موجود تھا۔ پیلس کی ظاہری وضاحت کو سمجھنے کے لیے پہلے وکٹورین اسٹائل کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وکٹورین ہاؤس 19ویں صدی کے دوران برطانیہ میں تعمیر کیے گئے تھے، خاص طور پر ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت کے دوران۔ یہ گھر عام طور پر اپنی خوبصورتی اور تفصیلی ڈیزائن کے لیے مشہور ہے۔ وکٹورین گھروں میں پیچیدہ اور خوبصورت آرکیٹیکچرل تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے کہ کڑھائی، چھوٹی بڑی بے شمار کھڑکیاں اور مختلف شکلوں کی چھتیں۔ جوزف پیلس گوتھک طرز پر بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی چھت اونچی تھی جس میں سلیٹ کا استعمال ہوا تھا۔ اسٹین گلاس کی بنی کھڑکیاں کافی بڑی تھیں۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے جس میں سے آج تک کچھ کمرے استعمال میں ہی نہیں لائے گئے تھے۔ گہرے سرمئی اور گہرے بھورے رنگ کا یہ بنائے پیلس پہلی نظر میں ہی اپنے دیکھنے والوں کو تحیر میں ڈال دیتا تھا۔ سرسبز باغ کے درمیان جو سردیوں میں سوکھ جاتا تھا، بنا یہ گھر پہلی نظر میں کسی قلعے کی مانند لگتا تھا۔ گھر کی چاروں جانب بڑا سا لان تھا اور بائیں جانب بڑا سا باغ بنا تھا۔ باغ اور لان کے گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی۔ یہاں سبھی گھر ایسے ہی بنے تھے، کسی کو باڑ لگانے کی یا اپنی جگہ کی حد بندی کی ضرورت نہیں تھی۔ جوزف پیلس زیادہ رقبے پر پھیلا تھا اور جو خاصیت اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ اس علاقے میں یہ اپنی طرز کا اکیلا گھر تھا۔ آس پاس کے گھر اب جدید طرز کے تھے، بہت سارے گھروں کے اسٹرکچر بدل چکے تھے۔ گھر اب زیادہ اونچے نہیں تھے، یہ چوڑائی رخ بنے ہوئے تھے، ایک منزلہ دور دور تک پھیلی عمارتیں۔ کوئی گھر ایسا تھا جو 2 منزلہ ہو، ورنہ ڈیزائن تبدیل کر لیے گئے تھے۔ مورے فیلڈ میں گھر کسی لائن یا سیدھ میں نہیں بنتے، بلکہ یہ بے ترتیب تھے، آگے پیچھے، آمنے سامنے، اور ان کے بیچ جوزف پیلس کسی ڈریکولا کے پرانے محل جیسا کھڑا تھا۔ اگر ہم صبح کے اس محل مرکزی بھیگی سڑک سے اتر کر بائیں جانب ایک پتھریلی روش پر چلتے جائیں تو روش کے آخر میں جوزف پیلس تھا۔ دونوں دور دور تک سبزہ تھا اور پیلس کے بائیں جانب باغ تھا۔ صبح کے اس پہر نامالود دھند نے پورے مورے فیلڈ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور یہ کسی پھوار کی طرح گھروں، درختوں، پیڑ پودوں اور سڑکوں اور آس پاس کے جنگلات پر اتر رہی تھی۔ صبح کے اس پہر ایک پرانی سی زرد رنگ کی ٹیکسی جوزف پیلس کے سامنے مرکزی شاہراہ پر آ کے رکی۔ تم نے مجھے لیٹ کر دیا، ایک ادھیڑ عمر عورت کی نسوانی آواز گونجی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تیزی سے باہر نکلی۔ چوس سے پنٹیر تک آتی بھوری اسکرٹ کے اوپر سیاہ رنگ اونی بلاؤز پہنے وہ 45 سالہ مسز صوفی تھی۔ پاؤں کوٹ شوز میں موقعید تھے، بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے تھے جو بمشکل کانوں تک آ رہے تھے۔ ایک بھورے مفلر کو گردن کے گرد لپیٹے سرخ و سفید رنگت والی صوفی اب اپنے جھولے نما بیگ سے پیسہ نکال کر ڈرائیور کو دے رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بھاری وجود کو تیزی سے آگے گھسیٹتی بھیگی روش پر چلتی جوزف پیلس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، وحشت تھی، نوکری سے نکالے جانے کا ڈر تھا، بے عزت ہونے کا ڈر تھا۔ جوتوں کے ٹک ٹک کی آواز گونجتی چلی گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور گھر کے افراد 8:30 روزانہ ناشتہ کرتے تھے اور صوفی وہاں سالوں سے خانسامہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اسے پورے 5 منٹ لگ گئے تھے مرکزی سڑک سے پیلس پہنچنے میں۔ ہاتھ بڑھا کر پوری قوت لگائی اور جہاز سائز لکڑی کا دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں ہی پڑے چھوٹے سے قالین پر جوتے صاف کیے اور پھر بیگ سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ دروازے کی دونوں جانب بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکیاں تھی، جبکہ لکڑی کا گہرا بھورا سیاہی مائل فرش دور تک بچھا تھا۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم تھا جس کی دیواریں اسٹین گلاس کی تھیں اور اندر صوفے رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ڈرائنگ روم کے پہلو سے گزرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا ہال تھا، اتنا بڑا جیسے کوئی کانفرنس ہال ہو، لیکن یہ مختلف تھا۔ اس ہال نما لاؤنج کے مختلف کونوں میں اٹھنے بیٹھنے کی مختلف جگہیں بنی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزر کر تھوڑا آگے آؤ تو دائیں جانب دیوار پر بڑی سی لکڑی کی شیلف نصب تھی جس میں سجاوٹ کی قیمتی چیزیں تھیں۔ کئی میڈل شان و شوکت سے سجے اترا رہے تھے۔ شیلف کے سامنے ہی وکٹورین صوفے رکھے تھے۔ ڈھلوانی شکل والے لکڑی کے یہ صوفے اپنی مثال آپ تھے۔ گہرے میرون اور سیاہ رنگ کے امتزاج میں بنے صوفے جن کی ابری ہوئی لکڑی پر نقش و نگار تھے،
यहाँ खड़े होकर पूरे लाउंज का नजारा किया जा सकता था। मुखालिफ सिमत में बाईं जानिब गेस्ट रूम थे और गेस्ट रूम से थोड़ा आगे डाइनिंग हॉल और उसके साथ ही बड़ा सा किचन। डाइनिंग हॉल से थोड़ा आगे सीढ़ियां थी, लकड़ी की मोटी और चौड़ी सीढ़ियां जो बालाई मंजिल तक जा रही थी। लाउंज में कई खिड़कियां थीं जिन पर भारी उम्दा पर्दे टंगे हुए थे और इस वक्त वो सब आधे खुले थे, जबकि आधे दोनों जानिब से बंद थे। शेल्फ के सामने कवर्ड सोफे चौकोर शक्ल में रखे थे, 3 एक जानिब, 3 दूसरी जानिब, 2 दाईं 2 बाईं और दरमियान में बेशकीमती कालीन के ऊपर बड़ा सा मेज रखा था। अगर शेल्फ के साथ देखा जाए तो दीवार पर 5 फीट की पेंटिंग लटकी हुई थी और उसके साथ कई पुरानी तस्वीरें। ये पेंटिंग मिस्टर जोसेफ पीटरसन की थी। पहली ही नजर देखने पर वो कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं लगता था। स्याह सूट पहने वो शख्स अपने खड़े हुए नैन नक्श और सर्द आंखों से कोई वैम्पायर और ड्रैकुला ही लगता था। सुर्ख आंखें, सुर्ख होंठ, शायद इन्हीं इसी पेंटिंग में किसी वैम्पायर का रूप दिया गया था। हाथों को दोनों जानिब की पेंट में अड़े से वो अपनी सर्द आंखों से ऐसे लगता था जैसे हमें ही देख रहा हो। वो पेंटिंग के अंदर से ही खून जमा देने की सलाहियत रखता था। सोफी अब तेजी से चलती किचन की जाने बढ़ रही थी और एक शख्स हाथ में लंबा झाड़ू थामे सीढ़ियों के नीचे सफाई करता नजर आ रहा था। तो बस फिर लेट हो गई हो सोफी, जोसेफ को पता चला तो गजब हो जाएगा। किचन से नैनी की आवाज उभरी। वो खुद ही नाश्ता बना रही थी। आई एम सॉरी नैनी, मैंने कोशिश की पर टैक्सी नहीं मिली। वो अब अपना बैग एक जानिब रखती तेजी से बर्तन उठाने लगी। मैं बना रही हूँ नाश्ता, तुम जाओ देखो सफाई मुकम्मल हो गई हो तो बर्तन लगाओ। किचन में नैनी और सोफी के अलावा एक नौजवान लड़की भी थी जो अंडे छील रही थी। ये सोफी की जरे निगरानी काम करती थी, जबकि नैनी स्कॉच हॉट पॉट को बड़े से प्याले में उंडेल रही थी। सोफी के इशारा करने पर लड़की तेजी अंडे छोड़कर तेजी से बाहर भागी। उससे भी भूरी स्कर्ट और स्याह ऊनी ब्लाउज पहना हुआ था, जिसके ऊपर एप्रन था और सर पर टोपी थी। लड़की के जाने के बाद सोफी ने एप्रन पहन लिया। बाहर सफाई वाला मुकम्मल सफाई के बाद अब सीढ़ियों के पीछे बने दरवाजे से बाहर निकल गया। यह दूसरा दरवाजा था जो घर के पिछले हिस्से में खुलता था। इस दरवाजे के साथ एक और दरवाजा था जिस पर मोटा ताला लगा हुआ था और यह हमेशा बंद रहता था, जबकि दोनों जाने बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। सोफी अब नाश्ते का सामान उठाकर जल्दी जल्दी ड्राइनिंग हॉल में रखे मेज पर धर रही थी। नाश्ते में ज्यादातर सॉसेजेस, बेकन, अंडे, हेरिंग और टोस्ट शामिल थे। उसके अलावा स्कॉच हॉट पॉट का बड़ा सा प्याला मौजूद था। डाइनिंग हॉल की उगबी दीवार में बड़ा सा गहरे भूरे रंग का घंटा नस्ब था और उसके ऐन नीचे रखी मेज पर एक जानिब ग्रामोफोन जबकि दूसरी जानिब टेलीफोन था। डाइनिंग हॉल ओपन था और ये लाउंज से ही मुल्हका था। जैसे ही 8:30 का घंटा बजा, सोफी और वो लड़की बोनी एक जानिब अदब से खड़ी हो गई। नैनी सरबराही कुर्सी के करीब खड़ी थी। मुस्ततील शक्ल का ये मेज तरह तरह के लवाजमा से सजा हुआ था। सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज उभरी और देखते ही देखते जॉर्ज और निसा भागते हुए आए। गुड मॉर्निंग नैनी। दोनों ने बारी बारी नैनी के दोनों गालों को छुआ और फिर सरबराही कुर्सी के दोनों जानिब बैठ गए। कदमों की चाप एक बार फिर से उभरी और इस बार मिस्टर जोसेफ आते दिखाई दिए। सह ड्रेस पैंट पर गहरे रंग का ओवरकोट पहने, बालों को जेल की मदद से पीछे जमाए, चमचमाते जूते पहने वो एक एक जीना उतर रहे थे। चेहरा सपाट था, आंखें सर्द। हर रोज इसी वक्त पर वो ये जीना उतरते थे। हर रोज इसी वक्त पर नाश्ता होता था। हर रोज इसी वक्त पर हर चीज परफेक्टली तैयार होती थी। सोफी और बोनी के पास हाथ बांधे अब उनका जाती मुलाजिम खड़ा था। गुड मॉर्निंग नैनी। वो कदम धरते नीचे आए और फिर निसा और जॉर्ज की तरह उन्होंने भी नैनी के गाल पर प्यार किया। नैनी हॉलिस से मुस्कुराई। 65 साल नैनी एक हबशी खातून थी जो मिस्टर जोसेफ की आया थी और मिस्टर जोसेफ उन्हें माँ का दर्जा देते थे। बैठ जाए। नैनी को कंधों से पकड़ते दूसरी जानिब के सरबराही कुर्सी पर बिठाने के बाद वो अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। निसा और जॉर्ज खामोश से बैठे थे। कैसे हो तुम दोनों? उन्होंने बैठते ही दोनों से पूछा। निसा तरोताज़ा थी जबकि जॉर्ज की आंखें शदीद नींद से भरी थी। उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, लेकिन नाश्ते के लिए सबका एक साथ होना जरूरी था। डाइनिंग हॉल में इस वक्त सूप की इश्तेहा अंगेज खुशबू नत्तों से टकरा रही थी। फाइन डैड, दोनों एक जुबान बोले। चलो फिर दुआ मांगते हैं। एक हाथ की मुट्ठी पर दूसरा हाथ जमाए वो सब आंखें बंद किए ज़ेरे लब कुछ मांग रहे थे और फिर आमीन की आवाज उभरी। नैनी के इशारे पर सोफी ने आगे बढ़कर नाश्ता पेश करना शुरू किया। बड़ी नफासत और खामोशी के साथ खाना शुरू हुआ। जोसेफ ने उन दोनों से उनकी पढ़ाई का पूछा। कुछ पता है विलियम कहाँ गया है? जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ मिस्टर जोसेफ हॉलिस से बोले। चेहरा अभी भी सपाट था, जबकि निसा और जॉर्ज के दिल की धड़कन तेज हुई। दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। नहीं पता डैड, इस बार उसने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की।
لہجے کو حد درجہ نارمل بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ مسٹر جوزف نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اگلے ہی پل وہ میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ملازم جو بیگ تھامے کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ نینی ابھی خاموش تھی۔ وہ اب خدا حافظ کہتے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ ملازم پیچھے پیچھے تھا۔ پھر وہ اچانک رک گئے اور ان کے رکنے پر نیسا، جارج اور نینی تینوں کا سانس رک گیا تھا۔ تم لوگوں کی بات ہوئی اس سے؟ کچھ بتایا کب تک آ رہا ہے؟ اگلا سوال ابھرا۔ نیسا نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ نہیں، بات نہیں ہوئی، جارج نے بمشکل کہا۔ مسٹر جوزف نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور جانے کے لیے پلٹے۔ پیچھے گہرا سناٹا چھایا تھا۔ وہ سب اپنا سانس روکے کھڑے تھے۔ انہیں شور نہیں پسند تھا اور باقی سب اپنے سانس چلنے کی آواز تک روک لیتے تھے۔ جب وہ لاؤنج عبور کر کے ڈرائنگ روم تک پہنچے، بڑے سے گھنٹے کے نیچے رکھا ٹیلی فون زور سے چنگاڑا۔ نیسا کی بے ساختہ چیخ ابھری، جس سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے دبایا، جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ ٹیلی فون بج رہا تھا اور مسٹر جوزف کے قدم ساقط ہوئے۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑے رہے اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ یہ ٹیلی فون نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی تھا، اور خطرہ ولیم سے جڑا تھا۔ مسٹر جوزف نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، جبکہ جارج تیزی سے چنگاڑے فون کی جانب لپکا۔ آ گیا ولیم جوزف واپس۔ وہ اب جبڑے بھیچے کھڑے تھے۔ کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، اور کیا غلط تھا وہ اب جارج فون رکھ کر ہی بتا سکتا تھا۔ نیل اور ولیم صبح کے اس پہر ایک ریسٹوران میں بیٹھے تھے، جہاں لوگ ناشتہ کرنے آتے تھے۔ گلاس وال کے قریب رکھے گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پورے ریسٹوران میں ناشتے کی مہک پھیلی تھی۔ ولیم نے منہ ہاتھ دھوئے اور جیکٹ اتار کر ایک جانب کرسی سے لٹکا دی۔ وہ ابھی تک اس بھوری اونی اوور سائز گول گلے والی شرٹ میں موجود تھا، جو اس نے ایک دن پہلے فجر سے نکاح کے وقت پہن رکھی تھی۔ اس بھوری شرٹ میں اس کی رنگت نمایاں تھی۔ گھنے بالوں کو گیلے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ کر لیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ویٹر اب ناشتہ میز پر لگا رہا تھا۔ گرم گرم سوپ اور کڈنی پائی کو دیکھ کر نیل کی رال ٹپکنے کے ساتھ ساتھ ولیم کی بھوک بھی جاگ اٹھی۔ کڈنی پائی ایک روایتی اسکاٹش ڈش ہے، جو گائے یا بھیڑ کے گردے، گوشت اور مختلف سبزیوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ یہ پائی پیسٹری کی تہوں میں لپٹی ہوتی ہے، جو اسے کرنچی اور مزیدار بناتی ہے۔ پائی کی اٹھتی مہک نے اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کونے والی میز پر دو لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں ولیم اور نیل پر تھیں۔ یہ تو اسٹارڈر پروڈکشن کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہے نا؟ میں نے اسے ایک مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ موضوع گفتگو اب ولیم تھا۔ جو بھی ہے ہینڈسم ہے، دوسری لڑکی نے اسے دیکھتے فوراً کہا۔ وہ اب نیل کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ اب پائی کی چھوٹی پیسٹری کو اٹھائے منہ تک لے جا رہا تھا، اور اس کے بازو اور ان پر ابھری ہلکی نیلی نسیں نمایاں ہوئیں۔ ریجیکٹڈ، پہلی لڑکی فوراً بولی، جبکہ دوسرے نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اسے کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ میں خود کو ریجیکٹ کر رہی ہوں، پہلی لڑکی استہزائیہ بولی، جبکہ دوسری نے ٹھنڈی آہ بھرتے ولیم سے نظریں ہٹا لیں۔ چلو جلدی ناشتہ کرو، آفس پہنچنا ہے۔ وہ دونوں اب مگن سی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن ولیم گفتگو کا موضوع ہی رہا۔ کبھی اس کے بارے میں تو کبھی مسٹر جوزف کے بارے میں کچھ کہا جاتا، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ولیم ان کی نظروں سے انجان نہیں تھا۔ ہاں، وہ ولیم جوزف تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں خود کو ہی ریجیکٹ کر لیا کرتی تھیں۔ تو بتاؤ، تمہارا یہ ٹور کیسا رہا؟ زبردست۔ اور اس بار نیا کیا کیا؟ شادی۔ پرسکون سے ولیم نے بم پھوڑا اور نیل کو زوردار اچھو لگا۔ اس سے بے سختہ گردن پر ہاتھ رکھا۔ بری طرح کھانستے ہوئے اس نے پانی اٹھا کر پیا، جبکہ ولیم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تم ٹھیک ہو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اس سے ولیم پر شبہ ہوا۔ اس کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس بار نیل کو افسوس ہوا۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اس میں اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سنجیدہ تھا اور مزے سے سوپ پی رہا تھا، جبکہ نیل کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ اب حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس سے شادی کی؟ لڑکی سے ہی۔ میں اسٹریٹ ہوں، لڑکوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اندھی تھی کیا وہ؟ نیل نے سوال کیا تھا یا تبصرہ؟ ولیم نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب شادی، وہ بھی تم سے۔ اور تم نے کیسے کر لی؟ میں نہیں مانتا بھائی۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ ولیم نے سوپ کا پیالہ رکھا اور پھر جیکٹ سے اٹھا کر اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور نیل کی جانب بڑھایا۔ نیل نے اسے پکڑا اور کھول کر دیکھا۔
विलियम दोबारा सूप की जाने मुतवज्जे हो चुका था। जैसे ही नील ने कागज खोला और सरसरी सी नजर उस पर डाली, अगले ही पल वो शिद्दत जज्बात से चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ। व्हाट द उसने मुंह पर हाथ रखकर खुद को कुछ गलत कहने से रोका, जबकि विलियम इतना शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे काफी लोगों ने ताज्जुब से नील को देखा, जो माजरत करता वापस बैठा, फिर उसकी जानिब झुककर सरगोशु नमा आवाज में बोला, भाई तुमने शादी कर ली? तुमने पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली? उसकी आंखें हैरत से फटने को तैयार थीं। चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। विलियम ने उसके जवाब में जरा से कंधे उचका दिए। शादी के लिए तुझे पाकिस्तानी लड़की ही मिली थी? वो सवाल पर सवाल कर रहा था, जबकि एक पल को विलियम ने खुद को बस स्टॉप पर पाया। ब्यूटी इन वाइट उसके सामने बैठी थी। तुम्हारे ड्रैकुला बाप को पता चलो तो वो तेरा खून पी जाएगा, वो राजदाना अंदाज में बोला, फिर कागज तय करके वापस उसकी जाने बढ़ाया। मुबादा वो कहीं मिस्टर जोसेफ से उसे इस कागज के साथ देख ना ले और फिर विलियम से पहले उसकी मौत वाक़ई हो। विलियम ने वो कागज पकड़कर वापस रख लिया। मुसलमान होने वाली बात वो छुपा गया था। और ना नील ने पूछा। अगले ही पल नील मुंह पे हाथ रखा झटके से उठ खड़ा हुआ। विलियम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म, वो दोनों हाथ झटकते बोला। तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता। पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। तेरे बाप को पता चला ना साले, तेरा खून पीकर, तेरा गोश्त चबाकर तेरी हड्डियां ऐसी जगह दबाएगा कि शिकारी कुत्ते भी ना ढूंढ पाएंगे, वो तड़क कर बोला, जबकि विलियम ने झपड़े भींचे। क्या तो वो ठीक ही रहा था। मैं चला अपने घर। मैं तुझे नहीं जानता, ना मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक है। विलियम ने उसे हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिदक कर पीछे हटा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। महंगा नाश्ता गया भाड़ में, जान ज्यादा प्यारी थी। जबकि पीछे विलियम अकेला बैठा रह गया। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा और फिर बिल अदा करने के बाद वो अपनी जैकेट उठाता बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर जैकेट फिर से पहन ली। जेब से वो निकाहनामा निकाल कर देखा। फजर, महराज और विलियम जोसेफ वाज़ेह था। उसकी कथई आंखें चमक उठी। अगली ही पल उसे निकाहनामा वापस डाल लिया, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से फराटे भरता आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो तेजी से चमचमाती रोड्स मरकजी शाहराह पर आगे बढ़ रहा था। आज न जाने क्यों उसे खुशी महसूस हो रही थी। हाथ बढ़ाकर म्यूजिक का बटन दबाया, गाड़ी की छत खोल दी। हड्डियां चीरती ठंड हवा तेजी से उसके चेहरे से टकराई। गाड़ी में म्यूजिक की तेज आवाज गूंज रही थी। आंखों में सर्दपन उतर आया था। वो अब गाड़ी को कट करता आगे बढ़ रहा था। हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। बल खाती उसकी गाड़ी किसी नागिन की तरह भाग रही थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे और अपनी गाड़ियों का बचाव करते उसे गालियां दे रहे थे। गाड़ियों को ओवरटेक करता वो जिस कदर तेजी से जा रहा था, उसकी वजह से कुछ गाड़ियों को ब्रेक लगी। लोग गाड़ी से बाहर मुंह निकालकर उसे गालियां देने लगे। विलियम ने मुंह खोलकर सांस लिया। सालों की हब्स थी जो आज बाहर निकल आई थी। तस्वीर में एक बूढ़ा चेहरा उभरा जिसकी आंखों में बेयकीनी थी। अगले ही पल जोसेफ पीटरसन का चेहरा सामने आया। वो वक्त जब उन्हें पता चलेगा कि विलियम पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से शादी कर चुका था। क्या नज़ारा होगा वो। जोसेफ पीटरसन पहली बार शिकस्त खाएगा। कितना मसरूर था वो ये सब सोच सोच कर। ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहलू से उभरने वाली आवाज़ पर वो झटके से मोड़ा और अगले ही पल हैरत से उसकी आंखें फैली। ब्यूटी इन वाइट अपने जंतर मंतर लिए बैठी थी, खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते हुए। इस शादी की कोई हकीकत नहीं है। अगले ही पल उसकी आंखों में दर्द उभरा। स्टीयरिंग पर विलियम के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी। वो हैरानगी से उसे देख रहा था। बस जहन भटक गया। एडनबर्ग गायब हुआ, ट्रैफिक और उसका शोर भी। वो दोनों बस स्टॉप पर थे। वो बेसाख्ता उसे देखे जा रहा था। भूल गया था उसकी गाड़ी ओवर स्पीड थी। वो उसे पुकारना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल हॉर्न के कान की पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ उभरी। वो किसी ख्वाब से जागा। गर्दन सीधी की, स्टीयरिंग पर गिरफ्त जमाई, गाड़ी का रुख मोड़ना चाहा, पर देर हो चुकी थी। गाड़ी जिस रफ्तार से भाग रही थी संभल नहीं पाई और सड़क के एक किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। जोरदार धमाका हुआ और फिर खामोशी छा गई। मेराजुद्दीन के घर के सामने हुजूम था। लोग आ जा रहे थे। पिछली रात मेराजुद्दीन दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया था। जनाजा जोहर के बाद था। खुले सहन में तंबू लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मोहल्ले की सारी औरतें जमा थी। कुछ औरतें और लड़कियां मेराजुद्दीन की चारपाई के गिर्द हाथों में सूरह यासीन और सिपारे पकड़े खड़ी थीं और हिल हिलकर जोर जोर से पढ़ने में मगन थी। रात को इनके घर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे बेचारे महराज की मौत हो गई। मोहल्ले की औरतें
आधा मुंह दुपट्टे में छुपाए खुसर फुसर कर रही थी, जबकि कुछ फासले पर फजर बैठी थी किसी लाश की तरह। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और सूजा हुआ था। आंखें खुश्क और वीरान थी, एक आंसू भी नहीं था। वो अकड़ी हुई थी, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। जरा सी सांस लेने पर ही दर्द की टीसें उठने लगती। सफेद रंग की चादर ओढ़े वो जिंदा लाश लग रही थी। हड्डियों में इतना दर्द था जैसे सारी टूट गई हो। देख फजर को कैसे बैठी है, बाप के लिए एक आंसू नहीं निकला। अब उस पर तबसरे किए जा रहे थे। हिलते हिलाते औरतों में से कोई एक उससे टकरा गई और फजर की दर्द के मारे सिसकी उभरी। आंखें अजियत से मीच ली, होंठ आपस में पेवस्त कर लिए। सर्दी की चोट थी, दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मा अब्बा की चारपाई के पास बैठे आंसू बहा रही थी। सालों का साथ अकेला छोड़कर चला गया था। कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। मोहल्ले वालों ने ही मिल मिलाकर सारा इंतजाम किया था। फजर रो ले पुत्र, किसी बूढ़ी औरत ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया ताकि वो रोकर अपना दिल हल्का कर ले। पर वो आंसू कहाँ से लाती? सब बहा दिए थे, सब खत्म हो चुका था। कुछ लोग मर जाते हैं, उन्हें दफना दिया जाता है, जबकि कुछ लोग मर तो जाते हैं पर उन्हें मौत नहीं आती। उन्हें दफनाया नहीं जाता, वो जिंदा रहते हैं। उन्हें जिंदा रहना पड़ता है और फजर को भी जिंदा रहना था। बाप दोयम, डिफॉल्ट पीस, किस्त नंबर 4। हर घर में बच्चों की दर्जा बंदी कुछ इस तरह होती है, बड़ा, दरमियाना और छोटा। सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्हें निस्बतन ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज्यादा मेहनती, ज्यादा समझदार, निस्बतन ज़हीन और कमगो। ये वालदैन के बाद दूसरे वालदैन कहलाते हैं। पहले कदम उठाने वाला चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, लेकिन उनका रुझान ज्यादातर अच्छाई की तरफ होता है। उन्हें रहनुमाई करनी होती है अपने बाकी बहन भाइयों की, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं उनके पीछे उनके नक्शे कदम पर चलने वाले छोटे बहन भाई मौजूद हैं। घर के बड़े बच्चों की पूरी जिंदगी परफेक्ट बनते गुजर जाती है, सबके पसंदीदा और कभी कभी बाकियों के लिए कुर्बानियां देते। ये फैसले लेने वाले होते हैं, इसलिए ज्यादा उनकी जिंदगी सोचते समझते गुजर जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे घर के सबसे छोटे बच्चों की। ये सबसे ज्यादा हसास, उन्हें या तो सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा तवज्जो मिलती है, या तवज्जो मिलती ही नहीं है। ये बच्चे बचपन से ही तेज तरार और तीखे होते हैं, हर चीज पर गहरी नजर रखने वाले, गहरा मुशाहिदा करने वाले। उनके पास पूरे खानदान की खबरें होती हैं। उन्हें ज्यादा गलतियां करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने बड़े बहन भाइयों की गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी कभी कभी इन पर आ जाती है। मिडिल क्लास घरों में सबसे छोटा भाई सौदा सलफ लाने वाला और छोटी बहन काम वाली कहलाई जाती है, और उन्हें सबसे ज्यादा जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्री में ही काफी कुछ देखा होता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दरमियाने बच्चों की। उन्हें बयान करना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए मुनासिब लफ्ज़ डिफॉल्ट पीस है। उनकी सेटिंग डिफॉल्ट होती है, यानी ऑटोमेटिक। इस सेटिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्हें समझना समझाना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। उनका दिमाग अलग रुख पर बहता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें खानदान में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, और यही वो बच्चे हैं जिन्हें खानदान में सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस लाया जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में तो हरगिज नहीं। ये मुंह फट और बदतमीज कहलाए जाते हैं। इनकी गंगा उल्टी बहती है, ना इनके छोटे बहन भाइयों से बनती है और ना बड़ों से। इनका काम खाना पीना और दूसरों का जीना हराम करना होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या सोचता है। ये जिम्मेदार या हसास नहीं होते, बल्कि शिद्दत पसंद होते हैं। ये बड़े और छोटे के दरमियान पिसे होते हैं, इसलिए थोड़े टफ से लगते हैं, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में आग लगी है या दुनिया में कयामत आ गई है, क्योंकि उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया उनकी दुनिया कौन सी होती है, पर कोई तो होती है। उन्हें मुतासिर करना इतना आसान नहीं है। इन्हें आप दुनिया में या तो सबसे आगे देखेंगे या सबसे पीछे। मैं रवि का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये या तो मॉडल बने घूमते हैं या फिर मिस्कीन फकीर जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। कहा जाता है इनका फैमिली में सबसे ज्यादा इस्तेहसाल होता है, पर सच तो ये है दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल यही करते हैं। इनकी इससे ज्यादा तारीफ क्या की जा सकती है। और ऐसा ही एक डिफॉल्ट पीस जोसेफ पेटरसन के घर में भी पैदा हुआ था, जिसका नाम विलियम जोसेफ था, लेकिन उसके डिफॉल्ट पीस होने की वजूहात अलग थी। मिस्टर जोसेफ ने जितनी परेशानी विलियम की वजह से उठाई थी, जितनी तवज्जो उसे दी थी, इतनी घर में मौजूद बाकी 3 बच्चों को कुल मिलाकर भी नहीं मिली थी। विलियम अपने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुआ था, और वो डिफॉल्ट क्यों था ये तो आप जल्द जान जाएंगे।
लेकिन फिल वक्त जोसेफ पैलेस में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और मिस्टर जोसेफ हॉर्न पीछे खड़े रहे जबकि जॉर्ज फोन सुन रहा था। जी बात कर रहा हूँ। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विलियम जोसेफ को लाया गया है जिनका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। फोन बंद कर दिया गया था जबकि जॉर्ज के हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे। गला खुश्क हो गया। वो धीरे से पलटा। विलियम का एक्सीडेंट हुआ है, उसने डरते डरते खबर दी। मिस्टर जोसेफ ने जब्त से आंखें मींच ली। या खुदाया! नैनी ने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थी। उन्हें विलियम अजीज था। निसा तेजी से जॉर्ज की जाने बढ़ी जबकि सूफी ने आगे बढ़कर नैनी को संभाला। विलियम ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? निसा घबराई घबराई से पूछने लगी। ये तो हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो तेजी से कहता उनके पहलू से गुजर कर चला गया जबकि मिस्टर जोसेफ ने पहले ही ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने का हुक्म दे दिया था। वो जॉर्ज से पहले ही पैलेस से निकल चुके थे। पता है अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को दूसरे मुल्क तो क्या दूसरे शहर भी पढ़ने भेजने को राजी नहीं होते। ऐसा क्यों है? उन्हें लगता है बच्चे परदेश जाकर वैसे नहीं रहते जैसे वो जाते हैं। वो बदल जाते हैं, खुद गर्ज बन जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। और नौजवानों के लिए सबसे बड़ा आसिफ क्या है भला? मोहब्बत। वो जज्बा जो हर दिल पर मुख्तलिफ तरीके से वारिद होता है। कहीं खुशनुमा बहार की तरह जो उजड़े वीलान दिल को फिर से आबाद कर देता है, कहीं किसी आजमाइश की तरह जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है, और ये कभी कभी किसी अजाब की तरह नाजिल होती है। पता है कब? जब हम उसे भूल जाते हैं जिसने ये जज्बा पैदा किया है, जब हम उससे मोहब्बत नहीं करते जिसका ये हक है, जब हम मोहब्बत में अंधे बहरे और गूंगे हो जाते हैं, जब हमें महबूब के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तब ये मोहब्बत बदअज़ाब होती है जिसे पा लेने के बाद एहसास होता है कि मोहब्बत ला हासिल ही अच्छी थी। और ऐसी ही मोहब्बत के ज़ेर असर वो थी, हसीन ज़हीन और फतीन लड़की जो आंखों में ढेरों ख्वाब सजा कर आई थी, जो अपने वालिदैन से ढेरों वादे करने आई थी। वो उफ़क़ औरंगज़ेब थी जो मोहब्बत की ताब न ला सकी थी और उसने अपने हिस्से में सिर्फ खसारे समेटे। बदले में उसे क्या मिला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो बाबा। वो फ़ोन कान से लगाई खड़ी थी। उफ़क़। दूसरी जानिब से पुकारा गया। लहजे में बेयकीनी के साथ साथ तड़प भी थी। उफ़क़ वापस आ जाओ। वो उसके बाबा थे, उसे पुकार रहे थे। इस पुकार पर उफ़क़ औरंगज़ेब अपना सब कुछ लुटा सकती थी, पर आंखों के सामने खड़ा वो शख्स अब उसके और उसके बाप के दरमियान था। जोसेफ पीटरसन उसे यूनिवर्सिटी में मिला। वह यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली किसी तकरीब की तैयारी कर रहे थे। उस तकरीब में उन्हें एक प्ले करना था जिसे लीड जोसेफ कर रहा था। तीखे नैन नक्श वाला ऊंचा लंबा जोसेफ अपने रिजर्व शख्सियत की वजह से उफ़क़ को पहली ही मुलाकात में अच्छा लगा। उफ़क़ का भी पहला साल था जबकि जोसेफ का आखिरी। वो सीनियर था और अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो काफ़ी जाना जाता था। वो ख्वाबों को हकीकत बनाने पर यकीन रखता था। वही ख्वाब अब जो उफ़क़ ने भी देखे थे। जोसेफ शादीशुदा होने के बावजूद उफ़क़ की जानिब खिंचने लगा। वो दोनों एक दूसरे के संग हंसते मुस्कुराने लगे और तकरीब के आखिर तक वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बेतहाशा मोहब्बत जहाँ एक दूसरे के बिना जीना मुहाल लगता है। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, मैं जल्द चला जाऊँगा। एक दिन बातों ही बातों में जोसेफ ने उससे बताया। वो दोनों कैफेटेरिया में थे और उस दिन उफ़क़ को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। वो शख्स कब इतना अजीज हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मिलने नहीं आओगे? नहीं। जोसेफ ने कंधे हिला दिया और उफ़क़ को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो उठ कर चली गई। जोसेफ ने उसे नहीं रोका। उस रात वो सो नहीं पाई, खुद से लड़ती रही। वो आम लड़की नहीं थी, वो 7 समंदर पार आई थी। उसे 7 समंदर पार बिला वजह नहीं भेज दिया गया था। उसके बड़े भाई को, उसके बाप को उस पर भरोसा था। वो उनका मान नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन जोसेफ पीटरसन किसी आसिफ की तरह चिमट गया। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। वो उससे नहीं मिलना चाहती थी पर आंखें उसे देखने को तरस रही थी। तीसरे दिन यूनिवर्सिटी गई तो उसे सबसे पहले जोसेफ मिला। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। उसकी हालत भी उफ़क़ से अलग नहीं थी। दोनों तरफ मोहब्बत की सुलगाई आग बराबर भड़क रही थी जो साथ साथ दोनों को जला रही थी। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जोसेफ। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जोसेफ ने उसे बता दिया था कि वो शादीशुदा था। वो उसे दूसरी शादी करने को तैयार था पर वो ईसाई था और किसी सूरत अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता था। उफ़क़ ने बहुत सोचा, उससे दूर रहने की कोशिश की पर जान निकलते महसूस होती थी। बिला आखिर दिल के हाथों हार मानकर उसने अपने बाबा को सब बताने का फैसला किया। तवक्को के ऐन मुताबिक वो भड़क उठे। उसे वापस आने का कहा पर वो नहीं मानी। उन्हें 2 दिन सोचने का वक्त देकर वो आज दोबारा उन्हें फोन मिलाई खड़ी थी।
उफ़, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ, ये जुल्म ना करो। मैंने कोशिश की बाबा, बहुत कोशिश की, पर दिल नहीं मानता। उफ़, मेरा सर झुक जाएगा। फोन के दूसरी जानब से उभरती आवाज खौफजदा थी। आने वाले वक्त से बुरे अंदेशे उन्हें डस रहे थे। बाबा प्लीज मान जाए, जोसेफ अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। उससे कहो मुसलमान होकर जल्द तुम्हारे साथ यहाँ आए। पहली बात सुनते जहां पर उफक का दिल धड़कने लगा, वहीं दूसरी बात पर दिल महसूस कर रह गई। जोसेफ उसे सब देने को तैयार था। वो भी खानदान के खिलाफ जाकर उसे शादी कर रहा था, पर वो मुसलमान नहीं हो सकता था। बाबा, वो अपना मजहब नहीं छोड़ सकता, वो धीरे से बोली। आंसू आंखों से बह जाने को तैयार थे। और तुम उफक? मैं उसे नहीं छोड़ सकती बाबा। उफक? क्या कुछ नहीं था इस पुकार में, पर उफक कुछ महसूस करना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी हिस्सियात को मुर्दा कर लिया था। दिमाग को बंद और आंखों पर मोहब्बत ने वैसे ही पट्टी बांध ली थी। तुम अल्लाह को छोड़ दोगी उफक? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था बच्चे। उनके लहजे में तासुफ ही तासुफ था, अफसोस था, दुख था, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जो बागी हो जाती है, वो औलाद जो सब भूल जाती है। नहीं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ रही बाबा, मैं बस जोसेफ को अपना रही हूँ, वैसे ही जैसा वो है। यही मोहब्बत का तकाजा है। कई लम्हे फिर से खामोशी छाई रही। उफक का दिल डर रहा था। फैसला जो भी होता, वो जानती थी जोसेफ को पाने के बदले वो सब खोने जा रही है। कभी पलट कर मत आना उफक। वो फोन थामे खड़ी रही। जोसेफ सामने था। वो उससे शादी के लिए आजाद थी, लेकिन इस पर वो फैसला नहीं कर पाई उसने घाटे का सौदा किया था या फायदे का। हाँ, इंसान खसारा ही समेटता है, उसने कभी फायदे का सौदा किया ही नहीं। सुबह के इस पहर जोसेफ पैलेस में काफी गहमा गहमी थी। हफ्ते के लंबे इख्तिताम के बाद आज हफ्ते का पहला दिन था। नया हफ्ता शुरू हो चुका था। नाश्ता किया जा चुका था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर जोसेफ की गाड़ी पैलेस के बाहर तैयार खड़ी थी। ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। मिस्टर जोसेफ तीनों बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्टूडियो जाते थे। उस वक्त जॉर्ज और नेसा स्कूल का यूनिफॉर्म पहने लाउंज पर बैठे इंतजार कर रहे थे। नेसा ने से स्कर्ट पर सफेद शर्ट और उसके ऊपर नीला कोट पहन रखा था जिस पर उसके स्कूल का लोगो लगा था, जबकि जॉर्ज स्याह पैंट के साथ सफेद शर्ट और नीले कोट में मलबूस था। दोनों के गले में लटकती टाई कोट के हमरंग थी। आज विलियम अभी तक नीचे नहीं आया था। नैनी उनके दोपहर के खाने के डब्बे मुलाजिम को पकड़ा रही थी। उसी लम्हे मिस्टर जोसेफ सीढ़ियों पर वारिद हुए। वो काफी तेजी में थे। फिर ठिठक कर रुक गए। विलियम कहाँ है? बेसाख्ता पूछा गया। नेसा और जॉर्ज ने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। मिस्टर जोसेफ की पेशानी पर शिकने उभरी और उसके ही पल वो वापस पलट गए। उनका रुख विलियम और जॉर्ज के मुश्तरका कमरे की जानिब था। तहखाने वाले हादसे को बीते 1 साल होने वाला था। कुछ दिनों बाद विलियम की 10वीं सालगिरह थी। वो कद काठ में जॉर्ज की तरह तेजी से बढ़ रहा था। कमरे के बाहर पहुंचकर मिस्टर जोसेफ ने लकड़ी के दो कामत दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए नैनी। अंदर से विलियम की आवाज उभरी। उसे यकीन था नीचे न आने पर नैनी उससे मिलने जरूर आएगी, पर अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया जब मिस्टर जोसेफ का वजूद दरवाजे में नमूदार हुआ। क्या बात है विलियम, स्कूल नहीं जाना आज? वो बराह रास्त उसे से मुखातिब थे। विलियम अपने बिस्तर पर बैठा रहा, स्याह पैंट और सफेद शर्ट पहने। उसका कोट पलंग पर रखा था। गहरी कथई आंखें एक पल को उठी और मिस्टर जोसेफ की निगाहों से टकराकर पलट गई। उसके हाथ में कागज था जिससे उसने बर्क रफ्तारी से अपने पीछे छुपा लिया। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, वो गहरी संजीदगी से बोला। वजह? मिस्टर जोसेफ उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहे थे। वो उलझा हुआ था। उलझा हुआ तो हमेशा ही रहता था, पर उसने किसी काम को मना नहीं किया था। ये उसका पहला इनकार था। विलियम, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? उसकी खामोशी पर मिस्टर जोसेफ ने क्लाई में बंधी घड़ी पर सरसराती नजर डालते पूछा। स्कूल का वक्त हो चुका था। वो 2 कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हुए। मैं एडिनबर्ग एकेडमी में नहीं पढ़ना चाहता। उसके जवाब पर मिस्टर जोसेफ ने हैरत से उसे देखा और फिर मजीद कदम बढ़ाते हुए उसके पलंग पर टिक कर बैठ गए। एक टांग ऊपर थी, एक नीचे। खुशबू में रचा बसा जोसेफ पीटरसन अगर किसी के पास बैठ जाता तो उसके होश उड़ जाते थे, और इस वक्त विलियम ने बेचारी से पहलू बदला। मिस्टर जोसेफ अपने तमाम बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, पर उनके और बच्चों के दरमियान बाकी वालिदैन और बच्चों वाला रिश्ता नहीं था। एक सर्द सी दीवार थी, अनदेखी झिझक थी। वो बेसाख्ता मिस्टर जोसेफ से नहीं लिपटते थे और मिस्टर जोसेफ के अंदाज में कभी भी वालिहाना पर नहीं होता था। इसीलिए बच्चे मिस्टर जोसेफ से ज्यादा नैनी से जुड़े थे। और क्या मैं वजह जान सकता हूँ? तुम एडिनबर्ग के सबसे बेहतरीन स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहते?
इस वक्त विलियम की थोड़ी गर्दन से चिपकी हुई थी। वो चाहता था मिस्टर जोसेफ वहां से जल्द अज जल्द चले जाएं। विलियम, उसकी खामोशी पर मिस्टर जोसेफ ने दोबारा पुकारा। मुझे नैनी से बात करनी है, वो सॉफ्ट टमाटर चेहरे के साथ बोला। मिस्टर जोसेफ ने सीधा होते गहरा सांस लिया, दूसरी टांग नीचे करके घुटनों पर दोनों हाथ जमा लिए। उनके लंबे तरशे हाथ किस कदर खूबसूरत थे। विलियम ने कनखियों से उन हाथों को देखा। वो अपने बाप के इन हाथों को छूना चाहता था, पर अनदेखी दीवार हायल थी। वो महसूस करना चाहता था उस लम्स को जो बाप का होता है, उस शफकत, उस मोहब्बत को। पर वो यूं ही बैठा रहा और फिर दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। नैनी दरवाजे में खड़ी हुई, स्याह रंग के पांव को छूते अपनी अजली गाउन में नैनी एक हबशी खातून थी। स्याह रंगत, चमकते दांत, भरे भरे फैले हुए नकूश, निहायत घुंघरियाले बाल जो सर पे किसी टोपी की मानंद सजे थे। उनका जिस्म वजनी था, लेकिन उन दिनों नैनी किसी हद तक जवान थी। वो बिना किसी सहारे की सीढ़ियों उतर चल लेती थी। यहाँ के लोगों को उमूमन स्याहफामों से नफरत थी, मगर नैनी को देखते ही उन पर प्यार आता था। उनकी आगोश में सुकून था, मोहब्बत थी। इसलिए पैलेस के सभी मुलाजिमों के साथ साथ तीनों बच्चे भी उन्हीं से सारी बातें करते थे। बहुत सालों से उनके खानदान वालों से मिस्टर जोसेफ का खानदान जुड़ा रहा था। आप जाइए, मैं विलियम से बात करती हूँ, नैनी ने परेशान बैठे जोसेफ से कहा, जो इस बात में सर हिलाते उठकर कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन वो अपनी तमाम खुशबुएं छोड़ गए थे। उनकी सहरंगेज शख्सियत का असर उनके जाने के बाद भी कायम रहता था। विलियम, मेरे बच्चे, क्या हुआ है, मुझे बताओ। नैनी ने उसके करीब बैठते उसे खुद से लगाया और विलियम उनसे लिपट गया। तेजी से धड़कता दिल पुरसुकून होने लगा। उसके जहन में कल वाला वाक़या पूरी ताबनाकी से घूम गया। ये पिछले दिन की बात थी। मिस्टर जोसेफ और नैनी बच्चों को घुमाने ले गए थे। मिस्टर जोसेफ मुल्क की जानी मानी शख्सियत थे, इसलिए वो अवामी जगहों पर कम ही निकलते थे, जबकि नैनी ही ज्यादातर बच्चों के साथ होती थी। कल इतवार था। वो सब शाम के पहर पोर्टोबेलो साहिल पर घूमने गए। ये साहिल एडिनबर्ग का मशहूर साहिल समंदर है। बच्चे साहिल पर घूमना चाहते थे। कुछ वक्त वहां ठहरने के बाद मिस्टर जोसेफ को एक अहम मीटिंग के लिए निकलना पड़ा। वो गार्ड्स को नैनी और बच्चों के पास छोड़ गए। यूं भी उनकी मौजूदगी में बच्चे ज्यादा उछल कूद नहीं करते थे। उनके जाने के बाद तीनों बच्चे फुटबॉल लिए रेतीले साहिल पर खेल रहे थे। जॉर्ज ने फुटबॉल को जोरदार लात मारी तो फुटबॉल पकड़ने विलियम भागा। वो भागते हुए रेत पर बैठे एक लड़के के करीब से गुजरा और फिर ठिठक कर रुक गया। वो कोई 15 साल लड़का था जो हाथ में लकड़ी का बारीक तिनका पकड़े साहिल पर कुछ लिख रहा था। विलियम अब भागते फुटबॉल और उस लड़के के दरमियान खड़ा था। वो क्यों रुक गया वो खुद नहीं जानता था। विलियम, जल्दी आओ। जॉर्ज और निसा उसे पुकारने लगे। विलियम ने एक नजर उन्हें देखा, फिर उस लड़के को, और तीसरी नजर उसे फुटबॉल पे डाली। अगले ही लम्हे वो तेजी से फुटबॉल की जानिब भागा। करीब पहुंचकर उसने जोरदार किक फुटबॉल को मारी और उसे जॉर्ज और निसा की जानिब वापस भेज दिया। वो लोग साहिल समंदर पर लेटे डूबते सूरज का मजा ले रहे थे। बच्चे अपने पालतू जानवरों के साथ उछल कूद कर रहे थे। मनचले जोड़े हाथों में हाथ लिए हमेशा साथ रहने के वादे कर रहे थे। ऐसे में वो लड़का रेत पर झुककर कुछ लिख रहा था। विलियम अब उसके सर पर खड़ा था। जॉर्ज और निसा को वो आने का इशारा कर चुका था, जबकि नैनी तमाम बच्चों पर नजर रखी हुई थी। आई एम सॉरी मॉम। विलियम ने जरा सा झुकते लड़के के लिखे लफ्जों को पढ़ना चाहा और फिर वो हैरान हुआ। लहरें बार बार आकर उन लफ्जों को मिटा रही थी और वो बार बार लिख रहा था। वो लड़का उठ खड़ा हुआ। अब उसका रुख समुंदर की जानिब था। वो किसी रोबोट की तरह चलता रहा और पल के 1000वें हिस्से में शायद विलियम जान चुका था वो क्या करने जा रहा था। वो कई सानियों से जाते देखता रहा। वली, मैं चाहती हूं तुम मददगार बनो। याद रखो, जो मदद नहीं करता वो अपने परवरदिगार को भूल चुका है। वो निस्वानी जानी पहचानी आवाज उसके समाज से टकराई और विलियम के वजूद में हरकत पड़ गई। वो उस लड़के के पीछे चल पड़ा। लड़का बेखौफ सा गहराई की जाने बढ़ रहा था। मिस्टर जोसेफ का फोन था। नैनी की नजर पल भर को विलियम से हटी और विलियम ने खुद को जोरावर लहरों से लड़ते पाया। उसका कद छोटा था। वो धड़ तक डूब गया। अगर कोई बड़ी लहर आती तो यकीनन वो बह जाता, जबकि वो लड़का लंबा था, इसीलिए आसानी से चल पड़ा था। विलियम का चेहरा खौफजदा था। उसे लग रहा था अपनी मौत से ज्यादा उस लड़के की मौत से जो उसके आगे चल रहा था। फिर उसने पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़कर लड़के का हाथ थाम लिया। लड़का झटके से मुड़ा। वो अपने पीछे खड़े तकरीबन डूब चुके विलियम को देखने लगा, जो एड़ियां ऊंचे किए अपना चेहरा पानी से बाहर निकाले हुए था। तुम मर नहीं सकते। सूख टमाटर चेहरा लिए कथई आंखों वाला विलियम गहरी सांसें लेते बोला, छोड़ो मुझे। जबकि विलियम ने दूसरा हाथ बढ़ाकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। तुम ऐसे नहीं मर सकते। विलियम अब उसे दोनों हाथों से अपनी जानिब खींचने लगा।
कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, प्लीज वापस चलो। विलियम रो देने को था। उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने वाले गहरे जख्म दे जाते हैं, वो जानता था। और उस पल उसका नन्हा जहन बस ये चाहता था कि वो लड़का ये काम ना करे, वो अपनी जान ना ले। नैनी, उसने जब देखा वो लड़का अपने बाजू छुड़ा लेने के दर पे था तो विलियम ने बेसाख्ता उन्हें पुकारा। कुछ लोगों की नजर उस जाने पड़ी जहां दो लड़के लहरों से लड़ रहे थे। नैनो के पैरों से एडनबर्ग की जमीन निकल गई। गार्ड्स तेजी से भागे और कुछ देर बाद दोनों को बचा लिया गया। वो अब किनारे पर खड़े थे। विलियम के गिरद जमगट्ठा था। पुलिस को फोन कर दिया गया था। उस लड़के को घेर रखा था, कहीं वो भाग न जाए। नैनी नहीं चाहती थी विलियम या जोसेफ का नाम आए, इसलिए वो बच्चों को लेकर जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहती थी। विलियम के गिर्द उन्होंने अपनी चादर लपेट दी। मुझे उस लड़के से बात करनी है नैनी, हमें घर जाना है। वो अब उन्हें थामे गार्ड्स के घेरे में गाड़ी की जाने पड़ रही थी। खौफ उनके चेहरे पर वाज़ेह था। अगर विलियम को कुछ हो जाता तो। वो झरझरी से लेकर रह गई। प्लीज नैनी, बस 5 मिनट। वो वहीं जमकर खड़ा हो गया और नैनी को नाचार उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद वो उस लड़के के करीब बैठा था जो घुटनों में सर्दी रो रहा था। उसकी माँ आ रही थी। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाता? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अपनी उम्र के बच्चों के लिहाज से काफी होशियार था। शायद बचपन के उस हादसे ने उसे ऐसा बना दिया था, या फिर उसकी जहनी हालत ने। तो मैं और क्या करूं? मैं फेल हो गया। पता है मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके टेस्ट की फीस भरी थी। मैं टेस्ट में फेल हो गया। तुम अमीर लोग कभी किसी गरीब का दुख नहीं समझ सकते। तुम जानते हो ख्वाब टूटना कैसा होता है? वो घुटनों से सर उठाकर दबा दबा सा चिल्लाया। आंखों से आंसू जारी थे। वजूद अभी तक खिचकियों की जद में था। विलियम लबींचों से देखता रहा। वो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा ख्वाब क्या है? मैं अमीर लोगों की तरह बड़े स्कूल जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मैं दी एडिनबर्ग एकेडमी में पढ़ना चाहता हूँ। मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ जो तुम जीते हो। कितनी तलखी थी उसके अल्फाज में। विलियम बस उसे यूं ही देखे गया। जाओ यहां से चले जाओ। तुम अमीर लोग बस हम जैसों का तमाशा बना सकते हो। तुम्हें जोसेफ पैलेस का पता है? विलियम के सवाल पर लड़के ने सर उठाकर उसे देखा। आंखों में उलझन वाज़ेह थी। मैं विलियम जोसेफ हूँ, स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस के मालिक जोसेफ पैटिसन का बेटा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। नीली आंखों वाला लड़का हैरानी से उसे देखता रहा। तुम कल सुबह 8 बजे जोसेफ पैलेस पहुंच जाना। तुम जहां चाहोगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ। नैनी कुछ फासले पर उसी का इंतजार कर रही थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है मैंने मजाक में तुम्हारी जान बचाई है? वो अब अबरू उचकाए तफ्तीशी अंदाज में बोला। लड़के से कोई जवाब नहीं बन पाया। विलियम चल पड़ा। तुम छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरा बाप बड़ा आदमी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। विलियम, नैनी की आवाज उसे हाल में खींच लाई। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पीछे रखा कागज उठाया और उसे नैनी के सामने किया। वो जिस क्लास में था उसके स्कूल की सालाना फीस तकरीबन 15,000 से 20,000 डॉलर पाउंड्स थी, और ये अच्छी खासी रकम थी। उसने सारा हिसाब लिख रखा था। ये क्या है? नैनी ने वो कागज थामते पूछा। ये मेरी सालाना फीस है। मुझे स्कूल नहीं जाना, बल्कि मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन क्यों? और स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? मैं सरकारी स्कूल जाऊंगा नैनी। पैसे किसके लिए चाहिए? जैकब के लिए। कौन जैकब? वो उठ खड़ा हुआ और फिर कदम बढ़ाकर खिड़की तक पहुंचा और पर्दा खींचकर हटा दिया। पैलेस के हुदूद के पार उसे कोई खड़ा नजर आया। नैनी उठकर उसके पीछे आ खड़ी हुई। पैलेस के बाहर जो भी खड़ा था उसका वजूद वाज़ेह नहीं था। ये वही लड़का है जो कल मरना चाहता था। मैं चाहता हूं मेरी जगह ये मेरे स्कूल जाए। वो बोला तो नैनी ने हैरत से उसे देखा। ये क्या कह रहे हो विलियम? मिस्टर जोसेफ को कल वाले वाकये का नहीं पता था, और विलियम यूं किसी अजनबी को घर बुलाना, उन्हें पता चलता तो गजब हो जाता। आप डैड से बात करें। मुझे ऐसे स्कूल नहीं जाना नैनी। वो पलट कर उनसे लिपट गया, अपने बाजू उनकी कमर के गिर्द जमा दिए, जबकि नैनी हकीकतन परेशान थी। विलियम के सर पर हाथ रखते उन्होंने दूर खड़े जैकब को देखा, जो उसकी बात पर यकीन रखते वहां आ गया था। जोसेफ को मनाना इतना आसान नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके दिल में गरीबों की भलाई का जज्बा टूट टूट कर भरा हो, बल्कि मिस्टर जोसेफ को तो गरीबों से वैसे ही चिढ़ थी। वो राह चलते गरीबों की मदद करने पर भरोसा नहीं रखते थे। हाँ, अलबत्ता वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे जहां उनका फायदा होता, जहां उनका नाम होता। उन्होंने गहरी सांस खारिज की और अपने जहन में लाएअमल तैयार करने लगी। अगले चंद मिनटों के बाद वो मिस्टर जोसेफ के सामने बैठी थी। बच्चे लाउंज में थे। स्कूल से देर हो चुकी थी। मुझे ये समझ नहीं आता, अभी वो 10 साल का है, उसके जहन में ऐसी बातें कौन उंडेल रहा है? वो शदीद कोफ्त का शिकार थे।
पहले ही विलियम की खराब जहनी हालत ने मिस्टर जोसेफ को नाखून चने चबवा दिए थे। रोजाना कोई ना कोई हादसा, बाकायदगी से चलता उसका इलाज, और अब ऊपर से उसकी अजीबोगरीब जिद। उससे पहली बार कुछ मांगा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इसमें फायदा है, आपकी इज्जत है। लोगों को पता चला कि आप किसी यतीम बच्चे को आला तालीम दिला रहे हैं तो आपका ही नाम होगा। नैनी ने बात का दूसरा रुख उनके सामने रखा। मिस्टर जोसेफ ने चेहरे पर हाथ फेरा, और अगर ये बात निकल गई कि जोसेफ पैटरसन का बेटा ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन है, तो आप जानती हैं नतीजा क्या होगा। वो किसी और पहलू पर सोच रहे थे। आज तक जॉर्ज पैलेस में उन्होंने कोई तकरीब नहीं रखी थी। बच्चों की सालगिरह पर भी मुलाजिम और घर के अफराद ही होते थे। हमसाये, उनके बच्चे, कोई नहीं आता था, और बच्चों को अपने दोस्त घर लाने की इजाजत नहीं थी। जैकब का महंगे स्कूल में दाखिले का मतलब विलियम का उससे दोस्ती था, और जोसेफ नहीं चाहता था उनकी घरेलू जिंदगी की भिनक भी बाहर वालों को पड़े। वो इस मामले में काफी एहतियात करते थे। विलियम समझदार है, नैनी ने उसकी तरफदारी की, जबकि हकीकत में वो इतना भी समझदार नहीं था। उसका जहन जहां अटक जाता था, बस अटक जाता था, वहां से हिलता नहीं था। नैनी, आप जानती हैं, अगर आज मैंने उसकी कोई नाजायज जिद पूरी की तो कल वो कोई और जिद ले आएगा। वो बच्चों की नाजायज ख्वाहिशें पूरी करने के हक में नहीं थे। एक बात मान लेने में कोई मुजायका नहीं, उन्हें मनाने का काम वही कर सकती थी, और विलियम जोसेफ मान भी गए थे। घंटे बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में बैठे विलियम की गर्दन फखर से अकड़ी हुई थी, कंधे चौड़े लग रहे थे, जबकि जॉर्ज और निसा उससे मरूब नजर आते थे। पहली बार जोसेफ विलियम ने अपने उसूल बदले थे। वजह विलियम जोसेफ था, और आगे जाने क्या होने वाला था। जैकब उनके साथ ही बैठा था। वो उन्हें स्कूल अपने साथ ले जा रहे थे ताकि उसका एडमिशन करवा सके। आज मिस्टर जोसेफ दूसरी गाड़ी में थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे विलियम ने रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जानता था उसका बाप अपने मैयार से नीचे नहीं उतरता था। वो किसी सूरत विलियम को आम से स्कूल में पढ़ने न भेजता, और यही हुआ था। वो अब मसरूर सा स्कूल आने का इंतजार कर रहा था।